ना ठाकुर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जो हूँ आप लोगों से वादा किया हूँ कि 6 से लेकर 12 तक का जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा। तो आज जो है 6 क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है भूगोल का उसको है। आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इतना अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देख देते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेकेंड चैप्टर है आपका अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया हूँ कि पहला चैप्टर क्या था, तो सौरमंडल। अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अभी चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा। चलिए, पहला है ग्लोब। जैसे आप किताब को पढ़िएगा उसी टाइप से आपको लोग ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। ये जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप मतलब छोटा रूप है पृथ्वी का। जैसे बहुत बड़ा पृथ्वी, उसका एक छोटा सा रूप जो है, जो वास्तविक प्रतिरूप है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। याद हो गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं, अक्ष क्या है। तो अक्ष जो है एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी हुई है अवस्था में, जिसमें हम अक्ष कहते हैं, जिसे हम अक्ष कहते हैं। कह रहा है एक जो सुई है ग्लोब का, जो एक ग्लोब है, कह रहा है एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। किस में झुकी हुई है, ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में, जिसे हम अक्ष कहते हैं। सॉरी, यहाँ जिसमें लिखा गया था, यहाँ होना चाहिए जिसे हम अक्ष कहते हैं। कह रहा है कि अक्ष किसे कहते हैं, तो अक्ष एक सुई है। अक्ष क्या है, सुई है। आप देख रहे होंगे कि उसमें लगाया हुआ रहता है, तो उसमें जो झुका हुआ पोर्शन है, झुका हुआ जो अवस्था में दिखता है, वही अक्ष है। समझ पाए कि नहीं। चलिए अगला बात करते हैं, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव क्या होता है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव क्या होता है, तो ग्लोब के 2 बिंदु होते हैं। ग्लोब मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो है इस टाइप से जो गोला वाला पोर्शन दिखता है आपको, इस टाइप से गोला वाला पोर्शन, तो इसका जो 2 पोर्शन होता है, वो अपर में, वो लोअर में, इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो 2 बिंदु आपको दिखाई देता है, जिसमें जो सुई जो है, उस सुई आर पार टाइप से हुआ रहता है। तो जो सुई से जो आर पार होकर के जो गुजरती है, वह जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाता है। दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव मतलब जो ऊपर वाला जो पॉइंट आपको यहाँ वाला दिखेगा, वो आपका उत्तर ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ वाला जो पॉइंट दिखेगा क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। तो उसी को कह रहा है, जो ग्लोब के 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, वह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहलाता है। चलिए अगला बात करते हैं, विषुवत वृत्त क्या होता है। विषुवत वृत्त, तो विषुवत वृत्त के बारे में बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। बात करें जैसे पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के जो बीचों बीच, इसके बीच में अगर ये पार कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली होता है। वर्टिकली मतलब हम लोग कह सकते हैं इधर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो आता है वो वर्टिकली हो गया, और जो लेफ्ट से राइट, यानी जो आपका नीचे से ही मतलब इस टाइप से रहेगा, वो क्या होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब हम इमेजिनरी कर रहे हैं, उस टाइप का जो लाइन होता है, जो रेखा होता है, उसी को कहते हैं विषुवत वृत्त। अगला है कि ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला हो गया उत्तरी गोलार्ध, दूसरे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। चलिए यहाँ देखिए, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा होगा लाइन, दिस इज कॉल्ड विषुवत रेखा। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। अब देखिए, जो विषुवत रेखा के ऊपरी वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। और ये वाला क्या है, सॉरी, ऊपर वाला जो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला भाग, हम तो बता दें कि विषुवत वृत्त को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एगो दक्षिणी गोलार्ध में। तो कह रहा है जो विषुवत वृत्त का जो ऊपर वाला ये लेयर है, ये वाला, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, ये वाला, सॉरी, ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ये वाला दक्षिणी। मतलब जो विषुवत वृत्त के ऊपर होगा वो नॉर्थ वाला चला जाएगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला क्या होगा, साउथ तरफ आएगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अगला है कि अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा, और जो है मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको नोट दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लाइन बाय लाइन आप सीक्वेंस में ऐड हो जाइए। जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कह रहा है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी, क्या कर रहा है, विषुवत रेखा से, अगला आपका क्या है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है, तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अक्षांश रेखा का है विषुवत रेखा। हम लोग समझ पाए कि विषुवत रेखा क्या होता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड विषुवत रेखा। मतलब इसको जो है ये लाइन जो आपका दो बराबर भागों में बांट रहा है, कौन कौन, एक उत्तरी गोलार्ध देखो दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है जो विषुवत रेखा के ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा, अक्षांश ये वाला होता है, इधर से इधर इस टाइप से अगर लाइन गया, दिस इज कॉल्ड अक्षांश रेखा। तो इसको जो अक्षांश रेखा हम लोग कहेंगे। अब ये जो एक टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे कम जो है सर्कल बनाएगा, कम वृत्ताकार बनाएगा, तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो कह रहा है कि जो विषुवत रेखा के ध्रुव तक के सभी समांतर, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव तक मतलब ई और ई यहाँ तक का जो सभी समांतर जो वृत्त होगा उसी को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। एक बार फिर से देखिए, जो विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसा होगा ना, कभी इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, चाहे इस टाइप से गोला गोला बनाएंगे, सर्कल सर्कल सर्कल, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे इस टाइप के होगा, यहाँ पे इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर का जो भी जो समांतर रेखाएं बन रहा है, जो भी समांतर वृत्त बन रहा है, उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव तक, मतलब यहाँ से लेकर के ए लाइन से लेकर के ध्रुव तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी समांतर वृत्त, मतलब जो इस टाइप का यहाँ ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे बनाया, ऊपर वाला ऊपर बनाया, तो ये जो वृत्त बनाएगा उसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला क्या है कि ये पॉइंट है कि अक्षांशों को अंश डिग्री में मापा जाता है। जो अक्षांश होता है, अक्षांश और देशांतर, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप अक्षांश के बारे में जानिए कि जो अक्षांशों का जो अंश होता है वो क्या में होता है, तो डिग्री में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एक नंबर में पूछ सकता है। अगला है कि विषुवत वृत्त को शून्य अंश 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। जो विषुवत वृत्त होता है उसको क्या करते हैं, शून्य अंश यानी 0 अंश से, मतलब 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। किसको, विषुवत वृत्त को। विषुवत वृत्त हम लोग सीखे थे कि ये जो सर्कल टाइप से रहेगा, उसका जो बीच वाला रहेगा उसको, तो मतलब उसको जो हमेशा 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाएगा। छठा है कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश हम लोग अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा के किसी भी कोणीय दूरी का उस स्थान को अक्षांश कहते हैं। मतलब जो विषुवत रेखा था उसका से लेकर के जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो कोणीय दूरी है उस स्थान को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अगला बात करते हैं कि कोणीय दूरी जो होगा इसका अक्षांश का अधिकतम कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए अगला कह रहा है कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है। उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश उत्तर की ओर स्थित होता है वह उत्तरी अक्षांश। जो स्थान आपका जो भी अक्षांश जो है आपका उत्तर की ओर होगा उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश अगर पूछते हैं तो जो भी दक्षिण की ओर अक्षांश होगा उसको दक्षिणी अक्षांश। समझ पा रहे होंगे। एक बार अगर बात करें तो जैसे ये है आपका अर्थ है, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया समझिए, और ये ऊपर गया तो ये नॉर्थ वाला, ये वाला साउथ वाला, नीचे वाला रहता। तो जो नॉर्थ की तरफ है वो क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश, और जो साउथ की तरफ वो क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश। मतलब ये ऊपर वाला रहता तो ये नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला रहता तो विषुवत वृत्त के नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। यही पूछ रहा था कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश क्या होता है। अगला कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश को वृत्तों का आकार घटता है। कह रहा है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण, मतलब हम लोग समझ पा रहे थे, अगर बात करें जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका क्या है, विषुवत वृत्त है, और ये अगर कह रहा ऊपर जाइए यानी उत्तर में जाइए या नीचे में जाइए, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वाला जो पूरा गोला हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव पर, तो यहाँ पे गोला हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि जो विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता है। हाँ घटता है, यहाँ से बड़ा बड़ा था मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे आया तो क्या हुआ, घट रहा है। तो यही बात बोल रहा है कि जो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश का वृत्तों का आकार घटता है। अगला बात करते हैं कि ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। जैसे बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया पृथ्वी, ये हो गया विषुवत, सॉरी सीधा बोलो विषुवत, और यहाँ पर जो होगा ये 23.5 डिग्री का, ये क्या होगा, ये आपका होगा नीचे का बोल रहा था, नीचे का होगा आपका मकर, और ऊपर का होगा तो ये लगा 23.5 डिग्री का होता तो कर्क। इसी प्रकार से कह रहा है
कि मतलब जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, मतलब उत्तरी मतलब नॉर्थ के, मतलब ऊपर की ओर, वो जो होगा आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका कर्क रेखा होगा। अगर नीचे यानी दक्षिण की ओर बात करें तो हम लोग जान ही रहे होंगे कि ये ऊपर वाला है तो नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। मतलब ऊपर वाला रहेगा तो क्या होगा, कर्क रेखा, और नीचे वाला होगा तो मकर रेखा। बस इसमें यही था। अगला है, जैसे यहाँ पे अगला है कि देखिए एक फिगर है, जैसे ये तो लाइन आपको जान है कि विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पहले ही हम लोग बात किए थे, ये हमेशा 0 डिग्री का बनाएगा। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री का बनाए, और विषुवत रेखा से जो ऊपरी वाला होगा वो क्या होगा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितना डिग्री का होगा, तो 23.5 डिग्री का होगा। अगला बात करते हैं ये वाला, देखिए जो 23.5 डिग्री के ऊपर वाला होगा उसका दुगना होगा, यानी 66.5 डिग्री होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला यानी विषुवत वृत्त से दक्षिणी, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो आपका जो है ये जो नीचे वाला जो होगा विषुवत वृत्त के दक्षिण की तरफ होगा मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री होगा। और जो विषुवत वृत्त से जो ऊपर होगा वो क्या होगा, कर्क रेखा, वो कितना होगा, वो भी 23.5 डिग्री का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका कर्क रेखा का जो ऊपर वाला ये जो लाइन है इसको बोलते हैं आकृतिक वृत्त, ठीक है। आगे आएगा पढ़ने के लिए, उसको पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं आकृतिक वृत्त। अगला है, अब वो तो पढ़ लिए कि हम इसको ऊपर बोलेंगे तो आकृतिक, और नीचे वाला के क्या बोलेंगे, तो नीचे वाला के बोलेंगे अंटाकृत, ठीक है। ऊपर वाला के आकृतिक वृत्त और नीचे वाला के अंटाकृत। एक बार फिर से देखिए, जो विषुवत वृत्त होगा वहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। जो विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो रेखा होगा उसको बोलेंगे कर्क रेखा, यानी ऊपर के बात मतलब उत्तरी ध्रुव तरफ की होगा तो उसको बोलेंगे कर्क, और जो दक्षिण ध्रुव की ओर होगा उसको बोलेंगे मकर। जो ऊपर का जो पॉइंट होगा, जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। जो नीचे के पॉइंट जो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव। जो मकर रेखा होगा 23.5 डिग्री साउथ तरफ होगा, और जो कर्क रेखा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होगा। और जो अगला होगा लाइन ये वाला, उसको बोलेंगे अंटाकृतिक वृत्त। और जो ये आपका दक्षिण तरफ का जो होगा ये ध्रुव, और उसके बाद वाला दक्षिण तरफ का, तो उसको बोलेंगे अंटाकृत वृत्त। चलिए अब बात करते हैं जो आपका ये विषुवत वृत्त हो गया। जो विषुवत वृत्त का जो ये खाली जगह है यहाँ पे उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला हो गया ये 23.5 डिग्री, और ये कितना हो गया 66.5। तो 23.5 और 66.5 के बीच में जो पाया जाएगा वो आपका शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। एक बार फिर से देखिए, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में जो पाया जाएगा वो उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, उष्ण कटिबंध। और जो आपका 23 से 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाएगा वो आपका क्या पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके जो 23.5 के और जो वृत्त के यहाँ पे जो छोटा ध्रुव बनेगा, छोटा वृत्त बनेगा, वो जो है हमेशा शीतोष्ण शीत खाली रहेगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है कि 23.5 डिग्री से, वही बात है हम पहले ही समझा दिए, एक बार फिर से 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कह रहा है जो 23.5 डिग्री से 66 डिग्री का जो उत्तरी एवं दक्षिणी, मतलब उत्तर में भी तो ही है, दक्षिण में भी अगर वो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जो मध्य में मतलब उत्तरी और दक्षिणी के मध्य में जो अक्षांश रेखाओं मध्य स्थित क्षेत्र का कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। एक बार फिर समझिए, 23.5 मतलब नीचे और ऊपरे दोनों के बीच में, 23.5 और 66 के बीच में अगर जो भी आपको पाया जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ऊपरे रहे, नॉर्थ में रहे, चाहे साउथ में रहे, चाहे उत्तरी में रहे, चाहे दक्षिणी, वही बात है, वहाँ पे पाया जाएगा 23.5 और 66 के बीच में, तो क्या रहेगा, शीतोष्ण कटिबंध। अगला है 23.5 से 90, अगर 66 से अगर 90 डिग्री में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो उत्तरी और दक्षिणी अगर ऊपरे रहे चाहे नीचे रहे, उत्तर में या रहे या दक्षिण में रहे, तो क्या कहलाएगा, वो दक्षिणी दक्षांश की रेखाओं के स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उसको ध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे। 66 और 90 के बीच में जो रहे उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अक्षांश रेखा क्या होता है। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा को अक्षांश रेखा कह रहा है। जो विषुवत रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं, विषुवत रेखा पढ़ लिए, तो जो सामने वाला जो डायरेक्ट 2 बराबर भागों में काट रहा था उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। उससे किसी समान मतलब कोई भी समान कोणीय दूरी, जैसे देखिए ये है, इससे समान इस टाइप से कोई भी कोणीय दूरी होगा, इसका कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाला जो कोणीय दूरी होगा, इसका स्थान जो मिलाएगा, स्थान मिलाने वाले रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे। अगला है आपका
अगला क्या है, अगला पॉइंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा कहाँ से खींचा जाता है, तो पूरब से पश्चिम। अक्षांश रेखा कहाँ से खींचा जाता है, पूरब से पश्चिम। और जब देशांतर में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इस टाइप से होगा, उत्तर से ही दक्षिण होगा, वो खींचा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए उष्णकटिबंध क्या होता है। उष्णकटिबंध पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखा, हम लोग पढ़ लिए थे कि जो विषुवत वृत्त था, इस टाइप से देखिए, जो विषुवत, यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, जो विषुवत वृत्त था ऊपर वाला के क्या बोले थे, कर्क रेखा, याद रखिए, और नीचे वाला को मकर रेखा। तो कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच, कर्क यानी ऊपरे वाला ही और मकर यानी ई, इसके बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। तो जो सूरज का किरण है, जो सनलाइट है, वो हमेशा लंबवत यानी परपेंडिकुलरली पड़ती है। तो इसीलिए जो है इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसमें जो है ज़्यादा सूर्य का टेम्परेचर प्राप्त होता है। इसी के चलते अतः इन्हें उष्णकटिबंध कहा जाता है। मोटा मोटी बात किया जाए तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो है सूर्य का किरण जो है ज़्यादा हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, लंबवत पड़ती है। इसी के चलते यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसी के चलते जो यहाँ पे उष्णकटिबंध इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्या है सो देखिए। अगला कह रहा है कि उष्णकटिबंध में सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कह रहा है कि पॉइंट है ये, उष्णकटिबंध में जो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा कटिबंध है जिसमें सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, यानी गर्मी का ही मौसम रहता है। तो आप क्या बताइएगा, उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध में जो है हमेशा सालों भर समझिए कि गर्मी का ही मौसम रहता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। ऐसे तो इसको हमको एक एक टॉपिक डालना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ऐसा करना है। चलिए कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो कर्क एवं मकर रेखा। अभी बता दें कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा, बार बार नहीं बताना है क्योंकि आप लोगों को इतना कैप्चर कर ही लेना है। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी विषुवत वृत्त है, उसके ऊपर वाला कर्क और नीचे वाला मकर। तो मकर रेखा से ध्रुव की ओर, मतलब मकर रेखा से ध्रुव की ओर सूर्य की तिरछी होती है। इसमें जो सूरज का लाइट है यानी सनलाइट है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसी के कारण जो है गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा यानी ऊपरे वाला इसके ये, और कर्क रेखा यानी ऊपर वाला का कह रहा है रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे वाला ये वाला, इसमें मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है। इसे शीतोष्ण, मतलब मोटा मोटी बात यही है कि इसमें जो है आपका जो सनलाइट जो है आपका क्या पड़ता है, थोड़ा तिरछे टाइप में पड़ता है। इसी के चलते जो यहाँ का टेम्परेचर जो थोड़ा मीडियम में रहता है, इसीलिए इसको जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये आप आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है पॉइंट में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, शीतोष्ण कटिबंध में ही जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा कटिबंध है जिसमें जो है आपको जलवायु की परिवर्तन देख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और अगर ये पूछता है कि कौन सा ऐसा कटिबंध है जिसमें ज़्यादा गर्मी रहता है, तो ऐसे भी दिमाग आप लगा सकते हैं, उष्ण कटिबंध। चलिए अगला पॉइंट है, हाँ, शीतोष्ण कटिबंध में ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतु का अनुभव होता है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंध में है यहाँ पे आपको ग्रीष्म यानी गर्मी का भी एहसास होता है और शीत यानी दोनों का एहसास होता है। यह एक ऐसा ऋतु है समझिए तो। चलिए अब अगला है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होता है, तो शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपरे वाला एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुवीय के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड के अनुभव शायद और कुछ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यहाँ पे मोटा मोटी बात यही है कि यहाँ पे जो सूर्य का किरणें जो है हमेशा तिरछी पड़ती है, ज़्यादा अधिक। उसमें क्या था, शीतोष्ण में था कि आपको तिरछा पड़ता था लेकिन कम तिरछा था,
इसीलिए वहाँ पे गर्मी भी एहसास होता था, ठंडा भी एहसास होता था। लेकिन यहाँ पे जो है तिरछा तो बहुत भयानक तिरछा पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में तिरछा पड़ता है। इसके चलते जो है इस प्रदेश में है जो न्यूनतम सूर्यताप, मतलब बहुत कम ही सूर्यताप, जो सूर्य का जो टेम्परेचर है, सनलाइट है, जो उसका एनर्जी है वो आपको कम मिलता है। इसी के चलते जो है इसको जो है शीतकटिबंध कहा जाता है। अगर आप इतना आंसर लिख देते तो काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं देशांतर, यानी मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। देशांतर क्या होता था? देशांतर पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी, उत्तरी मतलब ऊपरे वाला मतलब इस टाइप के। यहाँ देखिए ये आपका है पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींच जाने, मतलब यहाँ से इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। चलिए यह रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जैसा मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर ही खींचा जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाले रेखाएं को देशांतर रेखा कहती है। ये भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है ग्रीनविच रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच के बारे में, ठीक है। तो ये जो है 0 डिग्री के देशांतर, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के बारे में बोल रहा है। तो 0 देशांतर यानी आपको थोड़ा देखना होगा। कह रहा है कि 0 डिग्री के देशांतर रेखा के इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाए। कह रहा है जो 0 डिग्री देशांतर, अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो विषुवत रेखा था, हम लोग यहाँ से इधर से अगर ऊपरे से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ आएंगे तो होगा देशांतर, अगर इधर से होगा, अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा? अक्षांश। तो कह रहा है कि देशांतर रेखा के इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान, जो देशांतर रेखा के इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरने के कारण, कहाँ से? ग्रीनविच नामक स्थान कहाँ है? इंग्लैंड में। तो वहाँ से जो आपका 0 डिग्री का जो देशांतर रेखा है वो क्या कर रहा है? गुजर रहा है। तो गुजरने के कारण, वहाँ से गुजरता है, इसी के चलते जो है उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है? तो ग्रीनविच रेखा हम लोग उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के कारण इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरने के कारण जो है इसका ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। चलिए अगला है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। कह रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसके जो पूर्व में है उसको क्या कहा गया? पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम उसको क्या गया है? पश्चिमी गोलार्ध। जैसे यहाँ पे देखिए ये देशांतर, हम लोग क्या बोले कि नॉर्थ से साउथ तक होगा, क्या होगा? देशांतर होगा। तो आपका जो पूरा यहाँ से इधर वाला क्या होगा? पूर्वी, और इधर वाला क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। चलिए इतना तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला क्या है? अगला है देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है। जो देशांतर रेखा होता है वो वृत्त का क्या होता है? अर्धवृत्त, मतलब आधा। अर्धवृत्त मतलब याद रखिए देशांतर रेखा खाली स्थान क्या होती है? तो अर्धवृत्त आप लिखेंगे। अगला है कि देशांतर रेखा के विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन ध्रुव पर बढ़ने पर इनकी दूरी घटती जाती। कह रहा है जो देशांतर रेखा होता है इसका विषुवत वृत्त पर जो इनकी बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? बराबर होता है। कहाँ का? तो आपको आंसर लिखना होगा कि विषुवत वृत्त पर का इनका क्या होता है? बीच का दूरी इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन ध्रुव पर बढ़ने पर क्या होता है? इनकी दूरी घटती जाती है। यानी ध्रुव मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, दक्षिण ध्रुव हम लोग पढ़े थे, फिर उत्तरी ध्रुव, तो उस टाइम क्या होता है? इनका दूरी जो है घटती जाती है। अगला है एक समय ऐसा आता है जहाँ पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाता है। एक समय ऐसा आता है, क्या होता है? सब आपस में मिल जाता है, सब आपस में कनेक्ट हो जाता है। अगला है अक्षांश। तो अक्षांश जो है ये 2 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। अक्षांश क्या करता है? तो अक्षांश जो है आपको जलवायु विभाजक का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जलवायु विभाजक का काम कौन करता है? ऑप्शन दे देगा अक्षांश देशांतर। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? अक्षांश। अक्षांश क्या करता है? जलवायु विभाजक का काम करता है। एक बार फिर से देखिए, अक्षांश जो है जलवायु विभाजक का काम करता है और देशांतर समय विभाजन का काम करता है। समय विभाजन का काम कौन करता है? देशांतर। और जलवायु विभाजक का काम कौन करता है? तो अक्षांश।
एक बार फिर से देखिए, पूछेगा कि अक्षांश क्या काम करता है, तो अक्षांश जो जलवायु विभाजक का काम करता है और देशांतर समय विभाजक काम करता है। चलिए इतना समझ में होंगे। अगला है कि ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड जो है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। जैसे आप लोग देखेंगे ग्लोब कभी इस टाइप का होगा, नॉर्थ से साउथ गया होगा, कभी ईस्ट टू वेस्ट, इस टाइप से कुछ कुछ आपको जाल टाइप से दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड ग्रिड। ग्लोब पर जो आपको अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं की जो जाल दिखाई दे रहा है उसी को तो ग्रिड कहते हैं। अगला है देशांतर और समय। अब बात करें, टॉपिक अगला है देशांतर और समय क्या है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी बताइए तो किस टाइप से चक्कर लगाती है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो आपका पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता है चक्कर लगाता है, लेकिन बिल्कुल गलत। पृथ्वी जो आपको पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसी के कारण जो है सूर्योदय सदैव पूरब दिशा की ओर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए कि सूर्योदय जो है पूरब दिशा की ओर काहे होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी जो है हमारा अर्थ जो है हमारा धरती माता जो है वो आपका क्या है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। इसी के कारण जो है सूर्योदय यानी सनराइज जो है आपका हमेशा पूरब की ओर होती है। तो मेरा आशा है कि आपको इतना समझ पाए होंगे। अगला क्या है, अगला आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीनविच यानी ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर के पूर्व स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम देशों में सदैव पीछे रहता है। कह रहा है ग्रीनविच से गुजरने वाले, हम लोग बात किए थे ग्रीनविच के बारे में। तो ग्रीनविच एक नामक आपको इंग्लैंड में शायद दिखा पता चला होगा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा था ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री के देशांतर रेखा के इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक आया ना, तो यहीं से गुजरने के कारण जो है आपको यहाँ पे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान जो ग्रीनविच से है, ग्रीनविच यानी इंग्लैंड के जगह से जो प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर यानी प्रधान मध्याह्न भी कह सकते हैं या प्रधान यामोत्तर के पूर्व स्थित जो मतलब उसके जो पूर्व में होगा ईस्ट में जो देश होगा वहाँ पे सदैव हमेशा टाइम क्या रहेगा आगे रहेगा। और जो उसके अगर पश्चिम रहेगा तो वेस्ट में रहेगा तो उसको क्या होगा तो उसका समय थोड़ा पीछे ही रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते समय जो पृथ्वी यानी हमारी धरती माता जो है सूर्य के चक्कर लगाते समय की बात है तो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर में जो है सूर्य के सामने 4 मिनट से गुजर जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब 1 डिग्री देशांतर यानी नॉर्थ से साउथ वाला कर रहा है, जब सूर्य सामने 4 मिनट से गुजर जाता है, जब वो 1 डिग्री देशांतर होता है तो सूर्य उस टाइम कितना 4 मिनट गुजर जाता है। तो उसी प्रकार से जब 15 डिग्री देशांतर होगा तो क्या होगा तो 15 गुने 4 यानी 60 मिनट का वो 1 घंटा यानी 1 घंटा जो है वो क्या होगा आपका आगे हो जाएगा। तो इस गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 360 डिग्री बनाता है, तो 360 डिग्री में क्या होगा कि 24 घंटे का समय लगेगा। एक बार फिर से देखिए, जो 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने 4 मिनट में गुजर जाता है, जब 1 डिग्री देशांतर होता है तो उस समय कितना होता है सूर्य के सामने वो कितना होता है 4 मिनट आगे गुजर जाता है। तो उसी प्रकार से जब 15 मिनट होता है तो 15 गुने 4 यानी 1 घंटा का समय लगता है। इस गणना से 360 डिग्री में 24 घंटे का समय लगेगा। तो 360 डिग्री यानी पूरा सर्कल करना है, तो पूरा सर्कल करने के लिए पूरा वृत्ताकार करने के लिए इसको कितना घंटा समय लगेगा चक्कर काटने में, तो 24 घंटे का समय लगेगा। तो इसी प्रकार अगला बात करते हैं कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर के 1 एवं 5 पश्चिम के देशांतर पर 11 बजेगा। अगला कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1 एवं 15 पश्चिम के देशांतर पर 11 बजे। कह रहा है अगर ग्रीनविच के समय में अगर देखा जाए तो वहाँ पे दोपहर में अगर 12 बज रहा होता है, जो पूरब की ओर जो पूरब के मतलब जो इसके पूर्वी मतलब जो देश होगा चाहे कोई भी अगर पूरब की ओर होगा तो उसमें 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 बजेगा और जो पश्चिम देशांतर पर होगा उसमें क्या बजेगा 11
यहाँ पे आप लोग समझिए, कह रहा था क्या कह रहा था कि कह रहा था कि जो अगर प्रधान, मध्याह्न और यामोत्तर के जो पूर्व स्थित जो समय होगा वो क्या होगा आगे, और जो पश्चिम होगा वो क्या होगा पीछे। तो उसी प्रकार से यहाँ से कंसेप्ट है कि जो ग्रीनविच के मध्य दोपहर के जो हो 12 बज रहे हो, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1 बजेगा। पूर्वी देशांतर में कहाँ बजेगा 1 बजेगा, पश्चिमी देशांतर पर 11 बजेगा। यानी यहाँ 12 बजा तो जो आगे वाला जगह वहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो वहाँ 1 हो जाएगा, और पश्चिम वाला मतलब पीछे वाला जो 1 घंटा घट जाएगा, तो यानी 11 बजेगा। अगला है कि इसी प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। कह रहा है यही प्रकार से, यही कंसेप्ट के आधार पर जब ग्रीनविच पर दोपहरिया में 12 बजेगा तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। यानी 180 कह रहा है, यानी कंसेप्ट को समझिए। 180 मतलब आधे रात्रि हो रहा है। अगर यही 160 रहता तो और चेंज हो जाता। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 पर मध्य रात्रि होगा, मतलब मध्य मतलब पूरा रात्रि नहीं, मध्य रात्रि हो रहा। चलिए कंसेप्ट को समझ पाएंगे। अगला बात करते हैं। अगला क्या है, मानक समय टॉपिक आपका आ जाता है। तो मानक समय के बारे में बात करें। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कह रहा है कि भारत में जो गुजरात से लेकर के, गुजरात एक समझिए तो राज्य है, समझिए नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, तो वहाँ से लेकर के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 1 घंटा 45 मिनट का अंतर जो है कौन कौन राज्य के बीच का होता है, तो आपको आंसर याद रखना चाहिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। अगला कह रहा है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए तो मानक देशांतर रेखा जो है कितना डिग्री को माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को माना जाता है। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। ये यूपी में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। जो ये मानक समय, जो मानक देशांतर जो है आपका यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय में IST के नाम से जाना जाता है, यानी IST के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन फार्मूला। अभी सॉरी मेरे को फुल फॉर्म पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका जो है आपका अगला बात कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शायद होना चाहिए। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST का मतलब। चलिए अगला कह रहा है कि भारतीय ग्रीनविच के पूर्व यानी 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। जो भारतीय ग्रीनविच के जो पूर्व में है वो कितना पर स्थित है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कह रहा है कि जो भारत ग्रीनविच के पूर्व, मतलब जो ग्रीनविच हम बताए थे इंग्लैंड की एक जगह है नामक ग्रीनविच नामक, तो वहाँ से जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर मतलब उस पर स्थित है, तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर लगता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो हमारा जो भारत का जो है ग्रीनविच का समय जो कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। अगला है कि इसीलिए जो है हम लोग जब लंदन से सुबह में 10 बजे होंगे तो भारत में अपराह्न के 3 बजे, यानी यहाँ पे जोड़ना होगा 3:30 बजा होगा भारत में। अगर लंदन सुबह में अगर 10 बजा हुआ तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ें कि जो ग्रीनविच से है जो हमारा टाइम कितना है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो लंदन में जब अगर 10 बज रहा होगा तो 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा 3:30 बजेगा। तो यही कंसेप्ट है। अगला है, कह रहा है कि कटिबंध क्या होता है बताइए। तो 2 अक्षांश रेखाओं का बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। कटिबंध क्या कहलाता है, 2 अक्षांश, यानी हम लोग जाने ना अक्षांश ये वाला है, तो इनका जो बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड कटिबंध। 2 अक्षांशों के रेखाओं को बीच को भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध। अगला है 2 अक्षांशों का बीच का दूरी लगभग 111 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2 अक्षांशों का बीच का दूरी का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है आपका 181 है। यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है, अगर देखिए यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है
181 है। याद रखिएगा, कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, 181। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, तो आप आंसर लिखेंगे 181। अगला है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर दर्शाया जाए तो इनका संख्या अगर देखा जाए तो 360 होगा। अगर किनको, तो ये आपका है अक्षांश रेखाओं के बारे में। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर दर्शाया जाए सबके, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर, तो 360 होगा। कह रहा है कि अगर इन्हें 1 डिग्री के अंतराल पर दर्शाया जाए तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होगा, 360। याद रखिएगा। अगला है, गोर किसे कहते हैं, गोर। तो 2 देशांतर रेखाओं का बीच का भाग गोर कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, देशांतर कर रहा है, तो ये वाला जो भाग होगा इसी ये सब के बीच में, दिस इज कॉल्ड गोर। अगला है कि 0 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतर रेखाओं का बीच की दूरी का लगभग 111.32 किलोमीटर होता है। जो 0 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतर है, मतलब 0 डिग्री जो अक्षांश होगा उस पर देशांतर रेखाओं का बीच का जो दूरी होगा वो 111.32, यानी 32 नहीं बोलेंगे, 32 किलोमीटर होती है। ये ध्रुव पर घटकर 0 डिग्री हो सकता है। जो अक्षांश जो है आपका, कह रहा है 0 डिग्री अक्षांश पर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वहाँ से 2 देशांतर रेखा, मतलब 2 देशांतर रेखा होगा, उसका बीच का जो दूरी होगा इतना होगा 111.32 किलोमीटर। ये ध्रुव पर, ये जो होगा ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये यहाँ पे क्या होगा, ये घटकर 0 हो सकता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ये तो जान ही रहे हैं। अगला करा, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होता है। तो यह जो है निश्चित किया गया है कि ग्रीनविच यानी वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न कह रहा है। जो निश्चित किया गया है, ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा जो है निश्चित किया गया है, जो ग्रीनविच वेधशाला से जो गुजरने वाला जो देशांतर रेखा होगा उसका से शुरू से जो गणना करेंगे, वहाँ से जो गणना की जाएगी वही जो है प्रधान, मतलब जो शुरू निकलेगा वही जो है प्रधान मध्याह्न रेखा है। अगला है पश्चिमी देशांतर क्या होता है। तो प्रधान रेखा से बाईं ओर खींची गई रेखा को पश्चिमी देशांतर क्या है, तो जो प्रधान रेखा से पश्चिम की ओर खींचा जाएगा तो पश्चिमी, और अगर पूर्व की ओर होगा तो वो पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से है कि पूर्वी देशांतर क्या होता है। तो प्रधान मध्याह्न से जो रेखा जो आपका खींचा जाएगा किधर, दाईं की ओर, तो क्या होगा, पूर्वी देशांतर। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो है आपको 6 से लेकर 12 तक भूगोल में कराने का वादा किया हूँ तो आप लोगों को करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।